हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सब कुशल मंगल होंगे और सभी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सभी क्लास कर सकते हैं। ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार सेशन को शेयर अवश्य कर दें, ताकि और भी बच्चे जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है उन तक भी ये क्लास पहुंच जाए। और सभी बच्चों को लाइक भी कर देना है क्लास को, जो भी प्रेजेंट हो चुके हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, जो भी साथी ट्रिपल सी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम के लिए जो बैच है इसमें लाइव क्लास शाम को 7 बजे होती है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 360 में आपको DY10 कूपन अप्लाई करना है। जैसे ही आप DY10 अप्लाई करते हैं तो ये बैच आपका 360 का हो जाएगा। और जो भी साथी ट्रिपल सी का फॉर्म अपना इस मंथ अप्लाई कर दिए हैं, यानी जनवरी में फॉर्म भर दिया है या फिर आप अप्लाई करने वाले हैं, तो इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे। इसमें भी आपको DY10 अप्लाई करना है ताकि ये बैच आपको 360 में मिल जाए। याद रखना है, ये ऑफर आपका 31 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा। ओके, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला सवाल है, कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर मेन मेमोरी? देखिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर के मेन मेमोरी की तो उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोसेसिंग डेटा, यानी डेटा का प्रोसेस करना, स्टोरिंग डेटा टेम्परेली, यानी डेटा को टेम्परेली स्टोर करना, या एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, या फिर मैनेजिंग इनपुट डिवाइसेज। तो बताइए। और आज के सेशन में 31 क्वेश्चन को शामिल किया है, तो आप सबका स्कोर भी 31 में 31 का होना चाहिए। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास होने वाली है। बहुत ही टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन को हमने आज लिया है इस क्लास के अंदर। सो पूरी क्लास करना है और जैसा हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है ताकि बाकी बच्चों तक भी ये क्लास पहुँच पाए। लास्ट में इस क्लास का PDF भी हम आप सबको प्रोवाइड करेंगे, तो आप अपना रिविजन उस PDF से भी कर सकते हैं। जो भी आप गलत करेंगे वो PDF में हम सही आंसर आपको टिक लगा करके देंगे, या इसी PDF को हम सीधे डाल देंगे एनोटेशन के साथ में, ताकि आप उसको अच्छे से फिर रिवाइज कर पाएं। ठीक है, देखिए यहां पर कंप्यूटर मुख्य मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या होता है? स्टोरिंग डेटा टेम्परेरी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, जो आपका कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है, यानी मेन मेमोरी होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक अस्थिर मेमोरी का प्रकार है? एक अस्थिर मेमोरी प्रकार है। अब अस्थिर की बात करें तो वोलेटाइल है ना, वोलेटाइल की बात यहाँ पे करा है, तो कौन सी एक वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन में रोम दिया है, रैम दिया है, कैश मेमोरी दिया है और हार्ड डिस्क दिया है। आप बताएं इसमें वोलेटाइल कौन सी है? अगर जब भी शब्द वोलेटाइल आपके सामने आ जाएगा तो आप इसे क्या समझोगे? आप इसे टेम्परेरी समझोगे, आप इसे अस्थिर समझोगे, यानी टेम्परेरी की बात हो रही है। तो रोम, रैम, कैश, हार्ड डिस्क, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रैम। रैम आपकी कैसी मेमोरी है? एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। रैम एक वोलेटाइल है, याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील है और बिजली बंद होने पर भी डेटा बरकरार रखती है? विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? कौन सी नॉन वोलेटाइल है एंड रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ? और जब पावर को टर्न ऑफ कर देते हैं तब भी डेटा को रिटेन रखती है, ऐसी कौन सी मेमोरी है? ऑप्शन में क्या है? रैम है, कैसे मेमोरी है, रोम है और रजिस्टर है। तो अगर हम देखें नॉन वोलेटाइल कौन सी है और जो डेटा को स्टोर रखती है, अगर आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं फिर भी डेटा उसमें स्टोर बना रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका रोम। रोम एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, याद रखना है। फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, एक आपका पी रोम होता है, एक आपका ईपी रोम होता है और एक आपका डबल ईपी रोम होता है। सबकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के 3 टाइप हैं, एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, एक आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी होता है और एक आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है,
जो आपका पीरोम होता है इसको आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद में फिर डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट जो आपका ईपी रोम होता है, जो आपका ईपी रोम होता है यानी इरेजेबल जो होता है, इसको आप मिटा सकते हैं, बट अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से ही इसके डेटा को मिटाया जा सकता है। और जो आपका डबल ईपी रोम होता है इसको आप इलेक्ट्रिकली ही मिटा सकते हैं, यानी विद्युत के माध्यम से ही इसके डेटा को डिलीट किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रोम जो होता है इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम को एक्चुअल में देखो इसका पूरा नाम होता है एम रोम। क्या होता है? एम रोम होता है, जिसको मास्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 4 का आंसर दो। कंप्यूटर सिस्टम में कैसे मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में कैसे मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैसे मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? और ये हमने कई बार आपको बताया है। ऑप्शन में लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को लिखना है, बताइए। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। देखिए जो आपका प्रोसेसर डेटा यूज करता है, मीन प्रोसेस करता है, उस डेटा की एक कॉपी जो होती है वो आपका कैसे मेमोरी भी स्टोर कर लेता है अपने पास, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर हम ओएसआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये फुल फॉर्म होता है। तो सभी को फुल फॉर्म याद रखना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका पूरा नाम है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर नेटवर्क प्रोटोकॉल, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? बोलो, कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP, TCP, HTTPS, बताओ। तो ये भी हम कई बार आपको बताए हैं कि भाई अगर सुरक्षित संचार करना है कंप्यूटर नेटवर्क पर तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP होता है, HTTPS होता है। ध्यान रखना है क्या होगा? S होगा। यहाँ S का मतलब हो जाता है सिक्योर। क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है। और किस प्रकार का सिक्योर हो जाता है? इसमें एक SSL की सिक्योरिटी होती है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो एक सिक्योर सॉकेट लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसको सिक्योर माना जाता है। आप जिसमें HTTPS दिया है उस वेबसाइट पर अगर आप ब्राउजिंग करते हैं तो थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पे जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो एक लॉक सा बन जाता है, एक लॉक सा यहाँ पे बन जाता है। तो जहाँ HTTPS दिया होगा वहीं पर ये लॉक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नेटवर्किंग में DNS, जिसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, का उद्देश्य क्या है? DNS का उद्देश्य क्या होता है? असाइनिंग IP एड्रेस टू डिवाइस, रिजॉल्विंग डोमेन नेम टू IP एड्रेस, या फिर इंश्योरिंग सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, या फिर मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो अगर हम बात करें DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम की, तो ये क्या होता है? ऑप्शन बी, रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस, यानी डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना ही DNS का काम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए डोमेन नेम xyz.com कोई भी हो सकता है। तो जो भी आपका डोमेन नेम है, फॉर एग्जाम्पल xyz.com, या मान लेते हैं CCCYFirst.com एक डोमेन नेम है। अब जब इस पर आप जाते हैं, जब इसको आप ब्राउज़र पे टाइप करके एंटरप्रेस करते हैं, जब आप सर्चिंग करते हैं, तो जो डोमेन नेम होता है वो क्या करता है? अब DNS के द्वारा हुआ क्या है? DNS के द्वारा क्या किया गया है कि आपका जो सर्वर है उसका जो IP पता है वो कनेक्ट हुआ है आपके डोमेन नेम के साथ में, ठीक है। तो अब DNS क्या करता है? इस डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में, यानी आपका जो डोमेन नेम है उसको IP पते पर सेंड करता है, भेजता है। तो ये होता है DNS के द्वारा, यानी डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा ही आपका जो डोमेन नेम है वो IP पते पर आपको ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइसों को एक बंद लूप में जोड़ती है?
कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइसों को एक बंद लूप में जोड़ती है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर मेश टोपोलॉजी? तो बताओ इसमें कौन सा करेक्ट होगा। और जो साथी अभी भी क्लास से जुड़े हैं, आप लोग क्लास को भाई शेयर भी कर देना, है ना। शेयर और लाइक सभी को करते रहना है क्लास को। यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो साथी अभी क्लास में आए हैं, आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी के पास में। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो नए हैं, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी क्लास के आप सभी तक पहुँचते रहें जब भी कोई नई क्लास हो। अगला सवाल है ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का उद्देश्य आपको समझाना है। बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैपिंग IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेस, यानी IP एड्रेस को मैक एड्रेस में मैप करना। थोड़ा सा डिटेल में हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर अगर हम ARP की बात करें, तो ARP का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ARP एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग IP एड्रेस के द्वारा डिवाइस के मैक एड्रेस को खोजने के लिए किया जाता है। यह OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो याद रखना है, इसका प्रयोग IP एड्रेस के द्वारा डिवाइस के मैक एड्रेस को खोजने के लिए किया जाता है। ARP फुल फॉर्म है, ARP नाम है और इसका फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा उपकरण OSI, ठीक है, सॉरी, हाँ, निम्न में कौन सा उपकरण OSI मॉडल की डेटा लिंक परत पर काम करता है? बताओ, जवाब करो फटाफट से। चलो, तो निम्न में कौन सा उपकरण OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है? विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो यहां पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, स्विच। ठीक है, यानी कौन सा डिवाइस ऐसा है जो OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है? तो स्विच जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। याद रखना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, स्विच। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। IPv4 मानकों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक निजी IP पता किस श्रेणी में है? तो यहाँ पे 3 IP एड्रेस दिए हैं, चौथा ऑल ऑफ दी को ऑप्शन है। अब ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर निजी, ठीक है, कौन सा एक निजी IP पता किस श्रेणी में आता है। देखो, IP एड्रेस 172 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 0.16.0.0 से लेकर 172.31.252525 यहाँ पे दिया है, ठीक है, यानी 255। अब यहाँ 192 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है। तो अब ये बताना है कि भाई निजी कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा डी। अगर आपने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी ऑप्शन आपका यहां पे हो जाएगा। थोड़ा सा हमने यहां पे देखो कुछ डिटेल्स आपके लिए ली है, तो आप इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। अगर हम बात करें प्राइवेट एड्रेस रेंज की, अगर हम बात करें, देखिए यहां पर द इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी IANA, जो कि जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसको असाइन करने का अथॉरिटी है, ये असाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस रेंज की बात करें, जो भी प्राइवेट नेटवर्क हैं, क्लास A की बात करें तो इसमें 10 से स्टार्ट होता है, 10 पॉइंट, फिर आपका 0.0.0 से लेकर 10 पॉइंट आगे, फिर 255 तक जा सकता है। 172 इसी प्रकार से लास्ट में 255 और 192 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 255। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये कैसे हैं? प्राइवेट है, याद रखना है। और यही वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि IPv4 मानकों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक निजी IP पता है? एक निजी IP पता कौन सा होगा? तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर देना है। 12 में कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेटवर्किंग में NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग में NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या उद्देश्य है? बताओ, 12 में आंसर दो, क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी।
ट्रांसलेटिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस, यानी जो नेट है जिसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है, ये क्या करता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है। तो याद रखना है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में चेंज करने के लिए एनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज होता है। अगला सवाल है, इंटरनेट पर ईमेल संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेट पर ईमेल संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? बताओ, एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी या टीसीपी? तो यहां पर हो जाएगा एसएमटीपी। करेक्ट आंसर क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन हमारा यहां पे पहला करेक्ट हो जाएगा। एफटीपी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और TCP की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का क्या कार्य होता है? बताओ, नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का कार्य क्या होता है? बताओ, फायरवॉल का क्या काम होता है? तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा और प्रिवेंट करेगा, रोकेगा किसको? अनऑथराइज एक्सेस को। ठीक है ना, यानी अनधिकृत एक्सेस को ये क्या करेगा? डिटेक्ट करके उसको रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नेटवर्किंग में बैंडविड्थ शब्द का क्या तात्पर्य होता है? अगर हम बात करें बैंडविड्थ की, तो ये बैंडविड्थ क्या होता है? किसी नेटवर्किंग में बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है? द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ऑन अ नेटवर्क, यानी किसी नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड। द नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, या फिर फिजिकल साइज ऑफ अ नेटवर्क, या फिर सिक्योरिटी लेवल ऑफ अ नेटवर्क। तो इसमें पहला ही हो जाएगा, द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ऑन अ नेटवर्क। किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है उसी को बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मेमोरी पदानुक्रम स्तर का एक्सेस समय सबसे तेज है? विच मेमोरी हायरार्की लेवल हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? सबको पता है कैश मेमोरी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी प्रकार का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल होता है? तो आपके कंप्यूटर में जो एक बायोस नाम का प्रोग्राम होता है छोटा सा, ये कहाँ पे रहता है? तो ये रहता है रोम में। आपके कंप्यूटर में जो रोम चिप लगा होता है, जिसे रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है, इसी रोम चिप के अंदर क्या होता है? बायोस नाम का प्रोग्राम पड़ा होता है, और इस बायोस नाम के प्रोग्राम को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे फर्मवेयर का भी नाम दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कंप्यूटर में मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? बताओ, कंप्यूटर में मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मेमोरी कैपेसिटी इन कंप्यूटर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बाइट करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ ICMP प्रोटोकॉल? बताओ, ICMP प्रोटोकॉल की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। कमेंट में जल्दी से जवाब आप सबको करना है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट आंसर आप सभी को भेजना है कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगर आप लोगों ने बी बताया तो करेक्ट आंसर है, डायग्नोसिंग नेटवर्क एरर्स एंड इश्यूज। नेटवर्क एरर्स और इश्यूज को डायग्नोज करने का काम करता है ICMP प्रोटोकॉल, जिसे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आपकी अगर हम यहाँ पे बात करें ICMP प्रोटोकॉल की, यहाँ पे अगर हम बात करें IC, यहाँ पे I होगा, ठीक है। तो ICMP का पूरा नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यह एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क लेयर में एरर हैंडलिंग के लिए होता है, और इसका प्रयोग ज्यादातर नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? 20 में आपसे सवाल किया गया है, रैम और रोम में क्या अंतर होता है? बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम एंड रोम के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? रैम इज वोलेटाइल एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल। पहला पॉइंट
आपने देखा कि रैम वोलेटाइल है एंड रोम नॉन वोलेटाइल है। दूसरा है रैम इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, रैम का यूज हम लंबे स्टोरेज के लिए कर सकते हैं, लंबे समय के लिए हम स्टोरेज के लिए कर सकते हैं। एंड रोम इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, और रोम का यूज हम टेम्परेरी स्टोरेज के लिए करते हैं। तीसरा है रैम इज रीड ओनली, रैम को केवल ही रीड कर सकते हैं। एंड रोम इज रीड राइट, रैम को केवल रीड कर सकते हैं, रोम को केवल लिख सकते हैं, रोम के अंदर डेटा को हम डाल सकते हैं ओनली। रैम एंड रोम आर इंटरचेंजेबल टर्म। अब आप बताइए, तो इसमें क्या होगा, पहला ही करेक्ट है, बाकी सब गलत है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। रैम एक वोलेटाइल है और रोम एक नॉन वोलेटाइल है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है ना, और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है, स्थायी। तो रोम तो परमानेंट होता है, इसमें डेटा जो पड़ा होगा वो कभी डिलीट नहीं होता है, बट रैम के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, ये डिलीट हो जाएगा अगर पावर सप्लाई बंद कर दोगे, तो जो भी डेटा रैम में होगा वो डिलीट हो जाएगा, इसीलिए इसको वोलेटाइल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है डेटा एक्सेस को तेज करने के लिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। देखो, डेटा एक्सेस को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर के रूप में मेमोरी यूज की जाती है, जिसका नाम आपसे पूछा है, ठीक है, तो जिसका नाम है कैशे मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है किस मेमोरी प्रकार को प्राथमिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। विच मेमोरी टाइप इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। अब आपसे क्या पूछा है कि भाई प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसको जाना जाता है, तो रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क में क्या करेक्ट है, रैम हो जाएगा। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, एक प्राथमिक मेमोरी है, याद रखना है, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म भी आप सबको याद रखना है, हालांकि हम कई बार पढ़ा भी चुके हैं आपको। रैम की बात करें तो एक इसमें एस रैम होता है, एक टाइप इसका एस रैम होता है, एक टाइप इसका डी रैम होता है। एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैम एंड डी रैम को बोलते हैं डायनेमिक रैम, याद रखना है, ये स्टैटिक रैम होती है, ये डायनेमिक रैम होती है, ठीक है। एस रैम को ये कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन कि कौन सी एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है और कौन सी नॉन रिफ्रेशिंग है, तो एस रैम जो होती है नॉन रिफ्रेशिंग है, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, बट डी रैम कैसी होती है, एक रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है, आपने वर्चुअल मेमोरी का नाम सुना होगा, तो ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, टू एक्सटेंड द फिजिकल रैम, टू स्टोर परमानेंट डेटा, टू मैनेज कैश मेमोरी, टू कंट्रोल इनपुट डिवाइसेज। वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा टू एक्सटेंड द फिजिकल रैम, यानी रैम को एक्सटेंड कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका वर्चुअल रैम होता है, कई बार आपका जो रैम होता है कंप्यूटर में, जो रैम लगा होता है वो कई बार फुल हो जाता है पूरा, है ना, कंप्लीटली फुल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके कंप्यूटर में लगी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एचडीडी के ही एक पार्ट को एज ए रैम आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, जिसे वर्चुअल रैम के नाम से जाना जाता है या वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा। 24 में आपसे पूछा गया है डी रैम का क्या अर्थ होता है, डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, यानी डी रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो पहला ही हो जाएगा। अभी हम आपको समझाए थे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था डी रैम का मतलब क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कंप्यूटर में दीर्घकालिक डेटा भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए किस मेमोरी तकनीक का उपयोग किया जाता है। विच मेमोरी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल इन कंप्यूटर। तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, रैम, कैश मेमोरी, रोम या फिर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में दीर्घकालिक डेटा भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए हम कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। 25 का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं आप, एसएसडी का यूज कर सकते हैं आप, सीडी का या डीवीडी का यूज कर सकते हैं आप, पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं, बहुत सारी हैं, बट यहाँ पे हार्ड डिस्क दिया है तो आपको हार्ड डिस्क करना है, ठीक है। अगला सवाल है कंप्यूटर सिस्टम में डबल ईपीरोम की क्या भूमिका होती है। अगर बात की जाए डबल ईपीरोम की तो इसकी क्या भूमिका है, मतलब इसका क्या मतलब है। टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, परमानेंट डेटा स्टोरेज, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कैशे या फिर कैशे मैनेजमेंट।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें रोम की, मतलब रोम का ही एक टाइप है आपका, है ना, डबल ईपी रोम, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, परमानेंट डेटा स्टोरेज। अगला सवाल है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी MAR का उद्देश्य क्या होता है। अब जो MAR है एक प्रकार का रजिस्टर है, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा, स्टोर्स दी एक्चुअल डेटा, स्टोर्स दी मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा, एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस या मैनेजेस कैश मेमोरी। 27 का आंसर आप सबको देना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोर्स दी मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा। ठीक है। 28 में पूछा गया है डेटा बैकअप और अभिलेखीय उद्देश्यों के लिए किस मेमोरी प्रकार का उपयोग किया जाता है। विच मेमोरी टाइप इज यूज्ड फॉर डेटा बैकअप एंड आर्किवल पर्पस। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मैग्नेटिक टैप। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टैप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही रैम होगा, ना ही कैश होगा, ना ही रोम होगा, मैग्नेटिक टैप हो जाएगा, या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पे हो सकती थी, वो करेक्ट आंसर हो जाता। अगला सवाल है बाइनरी प्रतिनिधित्व में डेटा भंडारण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। तो बिट वाइट में क्या हो जाएगा, बिट ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फर्मवेयर के लिए किस मेमोरी प्रकार का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फर्मवेयर के लिए किस प्रकार की मेमोरी का इस्तेमाल होता है, यानी जो फर्मवेयर होता है वो कहाँ पे रहता है, उसको कहाँ पे रखा जाता है। और हम आपको अभी एग्जांपल दिए थे बायोस का, बायोस एक फर्मवेयर है, और बायोस को कहाँ पे रखा जाता है, ऑप्शन सी यानी रोम के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है। अगर बात की जाए डीवीडी की, तो इसमें भंडारण कैपेसिटी कितनी होती है, कितना डेटा इसमें स्टोर करवा सकते हैं। 4.7 GB डेटा आप डीवीडी में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। सीडी में कितना करवा सकते हैं, 700 MB का डेटा आप सीडी में स्टोर करवा सकते हैं। चलिए, और अंतिम क्वेश्चन है TCP/IP मॉडल में तार्किक संबोधन के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है। इन द TCP/IP मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। बताओ लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर पहला, नेटवर्क लेयर। ठीक है। तो आज की क्लास में 32 प्रश्नों को हमने शामिल किया था। आप सबको कमेंट में बताना है कि 32 में 32 का किसका स्कोर रहा, या फिर कितना स्कोर रहा है, आप सबको कमेंट में बताना है। और इस क्लास का PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको सर्च कर लेना है CCC वाईफाई स्टडी, और वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।